नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बंगाल में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर डॉक्टर से लेकर सियासी गलियारों तक में उबाल अभी भी कायम है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज चौथे दिन भी पूछताछ हुई और खबर यह है कि सीबीआई के सवालों से संदीप घोष परेशान हो गए। उन सवालों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दूसरी तरफ आरोपी संजय रॉय का भी आज साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। सबूत जुटाने के लिए अब सीबीआई आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करेगी, जिसकी कोर्ट से इजाजत भी मिल गई है। इन सब के बीच सीबीआई की टीम आज फिर पीड़ित परिवार के पास पहुंची। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और सरकार पर जांच में मदद न करने का आरोप लगाया। डॉक्टर्स अभी भी सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और नर्स से भी मुलाकात की। उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को डॉक्टर बेटी केस की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो इन सब के बीच सियासी गलियारों में भी घमासान अपने चरम पर है। टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती इस वारदात पर सवाल उठाने वाले लोगों को गद्दार बता रहे हैं, तो राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल अब बेटियों के लिए सुरक्षित ही नहीं है। तो कांग्रेस भी पूछ रही है कि जहां वारदात आखिर वहां पर तोड़फोड़ क्यों हुई, इसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि यह बहस आखिर क्यों जरूरी है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी का सच लापता है, क्योंकि डॉक्टर बेटी को इंसाफ की मांग के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। इसलिए जरूरी है ये डिबेट क्योंकि दोषियों को सजा के लिए डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्योंकि जांच पर सवाल उठाने वालों को पुलिस समन भेज रही है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि जांच पर सवाल उठाने वालों को टीएमसी गद्दार कह रही है। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। इसका कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका सब इन्वॉल्व है। जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। चलिए, ताल ठोक के मैं आज के पैनल से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। कई मेहमान हमारे साथ हैं। भारती घोष हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राजीव रंजन होंगे, राष्ट्रीय सचिव हैं आप जेडीयू के। इसके अलावा चित्रा बाथम कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। शुभंकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। धीरेन्द्र कुमार हैं हमारे साथ, एलजेपीआर के प्रवक्ता। अग्निमित्रा पॉल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहला सवाल आज रामकृपाल सिंह जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। रक्षाबंधन का आज पर्व है। एक बेटी की किस तरीके से हत्या की गई, बलात्कार किया गया, हमने देखा, हमने सुना, हम दुखी हुए। लेकिन अब यह सिलसिला जांच से ज्यादा राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। रक्षाबंधन के दिन कम से कम उस बेटी को इंसाफ अब तक मिल जाना चाहिए था। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल एक लाइन है कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अपराध होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पूरी दुनिया में होते हैं, जघन्य से जघन्य भी होते हैं। लेकिन ये अब जिस तरह का अपराध उस बच्ची के साथ हुआ, उस बिटिया के साथ, और उसके बाद से जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, वो अपने आप में इस चीज़ को एक सामान्य अपराध जैसा नहीं रहने देते हैं। मैंने आपके चैनल पर भी अभी 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि जो तथ्य आए हैं, जिस तरह से उसके साथ गैंगरेप हुआ और जिस तरह से उसके शरीर पर पूरे घाव और जिस तरह से उसका सब कुछ हुआ जो है, सबसे पहले जिसने भी देखा होगा अस्पताल के ही किसी कर्मचारी ने इस घटना को देखा होगा ना, इस हालत को। वे कौन लोग थे जिन्होंने इसे आत्महत्या बनाने की बात सोची? ये आखिर कहां से ये खबर आई कि सुसाइड है? पहला तो यहीं से मामला गंभीर होता है कि ये कोई आम आदमी या चौकीदार या वहां का
बॉय जो होता है, जिसको वार्ड बॉय कहते हैं, वो तो ये फैसला नहीं कर सकता। वो तो यही कह सकता कि देखिए जो हुआ है। ये फैसला तो पहली बात तो यह है कि इस तरह की जघन्य हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश क्यों की गई। और दूसरी बात, एक बिटिया मरी है और उसका माँ बाप को जब ये खबर मिलती है, वो आते हैं, तो वो कौन सी ताकत है, कौन सी मानसिकता है जिसने 2.5 घंटे तक उनकी शक्ल नहीं अपनी उसकी माँ को अपनी बेटी की लाश देखने से रोका। ये सवाल उस घटना से कि किसने मारा उससे ज्यादा ये है कि जिसने भी मारा उसके बाद ये जो जिस तरह की चीजें वारदातें हुई हैं, ये लगातार उस बिटिया को और भी जलील किया गया, मारा गया। जिसकी माँ को रोका गया अपनी बेटी की लाश देखने से, वो बहुत बड़ा हत्यारा है, उस हत्यारे से बड़ा हत्यारा है। और आज की तारीख में जैसे अभी एक टीएमसी के वो कह रहे थे जैसे कि ये वारदात न हो, ये प्रशासन की वैधानिक और नैतिक दोनों जिम्मेदारी थी। लेकिन वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कंपटीशन हो रहा हो, कोई प्रतियोगिता, कि ऐसा किया गया तो हम ऐसा कर देंगे। और चौथी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिनका कानूनी रूप से और नैतिक रूप से जिनको रक्षा करने का अधिकार था, जिन पर दायित्व था, वे सड़क पर आकर के कह रहे हैं कि इसको फांसी दो। फांसी देना तो अदालत का काम होता है। आप तो तथ्यों को लेकर के कम से कम रखिए। कम से कम ये कहते कि हमारी सरकार ये निश्चित पहले मानते कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, हम नहीं सुरक्षा दे पाए, लेकिन कल्प्रिट को हम जल्दी से जल्दी जनता के सामने लाएंगे। उसके बजाय जिस तरह से घिनौनी वोट के लिए किस हद तक गिरेंगे, क्या वोट किसी भी कीमत पर? जी, मुझे ये एक सवाल खलता है। जी, शुभंकर भट्टाचार्य, आपने रामकृपाल सिंह जी को भी सुना। आप इस पूरे मामले की जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग न्याय मांग रहे हैं, उनको भी लगातार सुन रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली ये सुना कि भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा कब देंगी। उस पर हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी ने धमकी दी है कि अगर इमेज पर कालिक पोतने की कोशिश की जाएगी तो हाथ कुचल कर रख देंगे। मतलब जांच चल रही है और आप अब भी हिंसक हो रहे हैं। आप मरने मारने की बात कर रहे हैं, हाथ कुचलने की बात कर रहे हैं। अनुराग भाई, देखिए, बात यह है कि जिसको कहते हैं ना कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे बात करने वाले नेता हर तरफ है। और माफ़ करिए, ये नेता आपको हर तरफ मिलेंगे। बीजेपी में भी कई नेता हैं जो इस तरीके से अंट संट बात बोल जाते हैं। ये कोई बहुत बुद्धिमानी बात तो है नहीं कि जिसको लेके यहाँ पे कोई मैं उसको बचाने के लिए आऊँ या कोई बात बोलूँ या मैं उसको तवज्जो इतना नहीं देता कि जहाँ पे ये इस प्रसंग को उठाया भी जा सके। और जहाँ तक रही बात जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, तो बिल्कुल मानने वाली बात है। मैं रामकृपाल जी की बात से बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सही बात है कि जो जघन्य अपराध है उसके ऊपर बिल्कुल वैसा एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए, किसी को पीछे नहीं। और इसी वजह से मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई आपने लगाया है, सीबीआई पूरी तरीके से कर रही है। मेरे ख्याल से हम सबको सीबीआई के ऊपर तो कम से कम भरोसा है। वो ममता दीदी की सीबीआई नहीं है ना, तो ममता दीदी की पुलिस हो सकती है। जैसे यहाँ पे शायद हो सकता है कि यहाँ पे आप योगी जी की पुलिस, या मैंने ऐसा सुनता नहीं, लेकिन बंगाल के लिए जांच पर सवाल उठाने वालों को योगी जी समन नहीं भेजते। शुभंकर भट्टाचार्य, नहीं, मैं अनुराग जी, मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा। अगर आप चाहें, मैं यहाँ पे कोई टीएमसी के कोई वक्ता कोई नहीं देख रहा हूँ ऑफिशियल, अगर आप चाहें मेरी बात को रख सकें, आपको मेरी बात अच्छी ना रखती होगी, आप मुझसे कह देंगे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। चैनल आपका है सर, तो आपकी इजाजत हो मैं अपनी बात रख देता हूं, उसके बाद आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बोलिए जी अनुराग भाई, तो मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल मानता हूं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी की इस्तीफे की मांग, मैं उसको भी मैं जायज कह रहा हूं, उस बात को भी मैंने जायज कह दिया। बस कुछ सवाल मेरे मन में है जो मैं पूछना चाहता हूं। ये जब से ये जो चला आ रहा है, ये प्रसंग चला आ रहा है जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस नर्स बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो उसको क्या हमने जगह, मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करवाऊंगा या उनके माता भट्टाचार्य, मैं लौटूंगा। इस वक्त बीजेपी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्र पॉल हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। अग्निमित्र जी, आपने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी तो केस रिजॉल्व हो जाएगा?
केस रिजॉल्व करने के लिए हम तो ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगे हैं। हम लोग इस्तीफा मांग रहे क्योंकि ये हमारे अभया का जो केस हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। हर दिन हमारा नीड खुलता है पेपर में या पोर्टल में, न्यूज में हम लोग देखते हैं एक ना एक या एक से ज्यादा बेटी का धर्षण, बलात्कार, गौनधर्षण, गैंग रेप, निर्वस्त्र करके गांव में घुमाना, कैंगरू कोर्ट, ये तरह का हर तरह का अट्रॉसिटी महिला के ऊपर हो रहे। और जब तक ये महिला विरोधी सरकार जब तक रहेंगे पश्चिम बंगाल में, तब तक ये केस चलता रहेगा। ये बात नहीं है कि अभया का तो जस्टिस मिलेगा ही, हम लोग एकदम जस्टिस लेकर के ही रहेंगे, लेकिन अभया का जस्टिस मिलने से तो ये केस दूसरा केस नहीं होगा, ये तो आप गारंटी नहीं दे सकते। देखिए हर चीज में ना एक पनिशमेंट बोल के चीज होता है। धर्षण दूसरे स्टेट में भी होता है, यूपी में भी होता है, लेकिन उसमें पनिशमेंट हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारा स्टेट में कोई पनिशमेंट नहीं है। और पनिशमेंट होगा कहां से? हम आपका घर में अगर किसी का बलात्कार हुआ या मोलेस्टेशन या कोई भी एट्रॉसिटी हुआ, आप अगर थाना में जाएंगे ना, तो ममता बनर्जी का पुलिस आपका FIR नहीं लेंगे, आपका GD नहीं लेंगे। और हर साल ये ऐसा ही फेक तथ्य देकर NCRB से फर्स्ट प्राइज सेफेस्ट सिटी कोलकाता, सेफेस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल, इसका प्राइज मिलता है। आज ये अभया का केस में अगर ममता बनर्जी इतना चाहते हैं कि अभया का जो मिसक्रिएंट्स है, जो दुष्कृति लोग हैं, उनको शास्ति मिले, तो जो लोग आज प्रतिवाद कर रहे हैं उसको लाल बाजार क्यों बुला रहे हैं थाने पर? क्यों बोल रहे हैं? आज डॉक्टर्स लोग जो प्रतिवाद किया, डॉक्टर लोग उसको बुलाया है। आज यूथ, हमारे युवा समाज जो प्रतिवाद कर रहे उसको इसमें बुला रहे, लाल बाजार बुला रहे। पहला दिन से जब से बॉडी मिला है, तब से एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। पहले एक्स प्रिंसिपल ऑफ RG कॉलेज डॉक्टर संदीप घोष बोले कि इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। क्यों बोले? हाफ बॉडी नेकेड, ऊपर का कपड़ा फाड़ा हुआ, अंडरगारमेंट्स बितरा तितरा हुआ, सारे बॉडी से बने इंजरी मार्क्स, उसके बाद एक प्रिंसिपल ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसका इतना हिम्मत नहीं है अकेला ये स्टेटमेंट करने के लिए। उसको बोला गया है इस तरह का स्टेटमेंट करो। आज बार बार हम लोग प्रतिवाद किए, हम लोग बोले कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, और उनका पिताजी भी 2 दिन पहले बोले हैं बॉडी को तो प्रिजर्व नहीं किए, बॉडी को शमशान में जोर जबरदस्ती लेकर चले गए। हम लोग RG कॉलेज में जब प्रतिवाद कर रहे थे तो उनका माता जी को TMC के काउंसिलर घेर कर रखे हैं, बात करने नहीं देंगे। और शमशान में जाकर 3 तो शव था, वो शव को ना क्रीमेट करके ये बेटी का, हमारे अभय का शव पहली पुलिस जबरदस्ती करके उनको शव को क्रीमेट कर दिया गया। इतना हड़बड़ी किस लिए? बिल्कुल नहीं, आप मंशा पर सवाल उठा रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होना चाहिए, जांच तेजी से होनी चाहिए। लेकिन जब आपने इस्तीफे की मांग की ममता बनर्जी की, तो अरूप भट्टाचार्य TMC के नेता हैं, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, माइक लेकर हाथ में, कह रहे हैं कि हाथ कुचल कर रख देंगे अगर इमेज पे कालिक पोतने की कोशिश की। देखिए इन लोग जितना धमकी देंगे, इन लोग जितना महिला को डिमीन करेंगे, इंसल्ट करेंगे, उनका पदोन्नति उतना जल्दी होता है। ये TMC के ना जो उन लोग का जो नीति है वो यही है। जितना माननीय प्रधानमंत्री, अरूप चक्रवर्ती की धमकी को आसानी में नहीं लिया जा सकता। मतलब ये तो धमकी है खुलेआम, वो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं, और ये सिर्फ बीजेपी को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर उस शख्स को दे रहे हैं जो उनकी सरकार की इमेज पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो तो देखिए, आप बोल सकते हैं हम राजनीति करते हैं क्योंकि हम भाजपा से हैं, लेकिन लाखों में जो लोग एसिड विक्टिम्स, ट्रांसजेंडर, बूढ़े, बच्चे, महिला, सब जो रास्ते में उतर कर आए हैं, प्रतिवाद कर रहे, वो तो राजनीति का, पार्टी का कोई अंश नहीं है। वो लोग तो ऐसे ही प्रतिवाद कर रहे। तो जब जागरण हो जाता है ना, जब पब्लिक जाग जाता है, तब ममता बनर्जी को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हम इतिहास में हम लोग देखे हैं कि शैराचारी सरकार और शैराचारी शासक जब इस तरह का हरकत करते हैं तो क्या होता है शैराचारी शासक का, ये हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी अपने से दे दे रेजिग्नेशन, तो सब कुछ अच्छा होगा।
लॉ एंड ऑर्डर फिर से वापस आएगा, क्योंकि अभी टोटल अनार्की है, ठीक है। टोटल लॉलेसनेस है, और उनका पदत्याग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निमित्रा पॉल जी आपका इस बातचीत के लिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती हैं तो फिर वहां पर जांच आसान हो जाएगी। अब आप अपनी बात शुभंकर भट्टाचार्य पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और आशा करता हूँ आपकी कम से कम मैं हो सकता है मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने पैनल पे बुलाए हैं तो मुझे अपनी बात रखने नहीं, वो 5 मिनट के लिए जुड़ी थी, इसलिए उनके पास जाना जरूरी था, इसीलिए मैं गया था जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था, जितनी भी मांगे हैं, अग्निमित्रा जी की भी मांगे हैं, मैं उनकी तरफ से जायज ठहरा रहा हूं, क्योंकि वो एक जो वहां पे जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वहां के पावर के खिलाफ आवाज खड़े कर रही हैं, बहुत बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि बाकी जो उत्तराखंड और बिहार में जो कांड हुए, उनके माता पिताओं को क्या बंगाल में जाना पड़ेगा कि उनको जाके उनके लिए कुछ लोग लड़े? उनके लिए एक मोमबत्ती जलती नहीं दिखाई देती, उनके लिए कोई एसोसिएशन खड़ा नहीं दिखाई देता? बिहार में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, क्या ये जघन्य अपराध है कि नहीं है? मैं उसी वरिष्ठ पत्रकार से पूछना चाहता हूं जिन्होंने थोड़ी देर पहले शर्लॉक होम्स थ्योरी रखी थी, और यहां पे तो हर कोई यहां शर्लॉक होम्स बना है, सबके पास अपनी थ्योरी सब कुछ। उन बच्चियों के लिए एक शर्लॉक होम्स क्यों नहीं है? एक शर्लॉक होम्स नहीं है। एक बच्ची 9 दिन तक उसका शव नहीं मिलता है, 9 दिन बाद यूपी के बॉर्डर पे जाके मिलता है, लेकिन नहीं बोल सकते साहब चुप चुप, योगी जी से डरिए, बुलडोजर लेके चले आएंगे ना, बहुत बोलिए, चुप रहिए। ये वहां पे मैं बोल पा आपके रहे हैं, सवाल का जवाब ले लेता हूं, मैं आपके आपके सवाल का जवाब रामकृपाल जी से ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, और भी मेहमान है। रामकृपाल जी, शुभंकर जी थे जी। शुभंकर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम पत्रकारिता में रहे हैं, और पत्रकारिता में हमें एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि न्यूज़ पैक क्या है। आज जिस घटना पे बात हो रही है हम उसी पर बात करते हैं। अगर कोई एक इंजीनियर पकड़ा जाता है घूस लेते हुए, तो ये दलील नहीं दे सकता कि हजारों इंजीनियर घूस लेते हैं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए जब तक सबको ना पकड़ा जाए। कृपया इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अपराध देखिए, औजार और हथियार में क्या फर्क है? अगर गला काटे तो हथियार है, फसल काटे तो औजार है। हत्याएं होती हैं। मैंने जो बेसिक सवाल किया था, कलकत्ता के एक अस्पताल में यह घोषणा की जाए कि एक लड़की सुसाइड कर लिया है, आप बताइए कि ये कोई इससे बड़ा जघन्य, जिस हालत में वो घटना हुई थी उसको सुसाइड, किस लेवल के अधिकारी ने ये कहा और क्यों कहा? और ये बताइए कि 2.5 घंटे तक बेटी की लाश तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है जी। उस मां को। आप सारे घटनाओं को बराबरी पर तोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज जी, ठीक। आप चीजों की सेंसिटिविटी देखिए। ये चिल्ला कर कह रही है कि इसमें जिसमें गिरोह का हाथ है, बिल्कुल। अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है, मछलियां पकड़ी गई हैं, मगरमच्छ भी बचे हैं, उन अपराधियों के संयुक्त परिवार। अनुराग भदौरिया को लाते हैं डिबेट में, राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या आप मानते हैं कि एक गुनाह के जब हम ऊपर बात कर रहे हैं तो बाकी राज्यों में हुए गुनाहों की बात करके हम एक और गलती करते हैं? देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, वो हम लोगों ने कहा कि ऐसी घटना है, ऐसी जो दुर्दांत घटना हुई है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये सभी ने कहा, एक सुर में पूरे देश ने कहा, और सभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की वहां घटना हुई है, इस घटना को जितनी भत्सना की जाए उतना कम है। अब तो सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी को भी जल्दी से, जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई तो सीबीआई इंक्वायरी को अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है? वही मैं बताना चाहता हूं रामकृपाल जी को, ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को हिम्मत कब मिलती है? ऐसी घटनाएं जो आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो 87 लड़कियों का, महिलाओं का रेप प्रतिदिन हो रहा है, ये उनका डाटा है। तो ये कहां से हिम्मत आ रही है? मुरादाबाद में कल क्या हुआ, एक नर्स के साथ, तो सारे बलात्कारियों को हिम्मत उत्तर प्रदेश से ही मिल रही है। अनुराग भदौरिया है, मेरी बात हो जाए पूरी।
आपने देखा मुरादाबाद में कल घटना हुई, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने रेप किया और उस पर चर्चा नहीं। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से 9 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, फिर उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे। उत्तराखंड में एक नर्स अपने घर लौट रही थी, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे। बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बात नहीं कर रहे। फिरोजाबाद में हुआ, हम बात नहीं कर। उड़ीसा में सोचो आप कितनी बात तो आप बंगाल पर भी नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। एक मिनट बात हो जाए। हाथरस पे हमने कभी बात नहीं की। हमने पहलवान महिलाओं पे अगर उसी समय हमने कठोर एक्शन ले लिया होता तो हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना। हमारे देश की पहलवान महिला घसीटी गई, हमने क्या एक्शन लिया सरकार ने? बीएचयू की घटनाओं की कौन सा बड़ा एक्शन लिया? उन्नाव क्यों, कितने दिन लगे न्याय दिलाने के लिए? अगर ये सब घटनाओं का हमने पहले एग्जाम्पल सेट कर दिया होता तो लोगों के अंदर जो हिम्मत आती ना, पूरे हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं आएगी बेटियों की तरफ देखने की। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार में होता है कोई घटना हो रही है तो उस पर बीजेपी सन्नाटा मार देती है और विपक्ष को दोषी बना देती है। बोले उन्नाव जो कन्नौज हुआ वो समाजवादी पार्टी का था। अरे भैया वहां कानून व्यवस्था फेल हो गई है भाई। फिर लोग यहाँ पैनल में अनुराग भदौरिया आपको याद दिलाएंगे कि आपकी सरकार में जब ऐसा होता था तो आपके नेता कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। फिर ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। फिर नहीं, पश्चिम बंगाल में हुआ तो वहां की सरकार दोषी है, बिल्कुल दोषी है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही, वहां सरकार दोषी। उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है तो विपक्ष दोषी। तो ये राजनीति, रामकृपाल जी आप जैसे पत्रकार राजनीति करते हैं, ये शर्म की बात है। आप एक बार पहलवान महिलाओं के साथ खड़े नहीं हुए, एक बार हाथरस की बेटी के साथ खड़े नहीं हुए, एक बार मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ खड़े नहीं हुए, एक बार उत्तराखंड बेटी के साथ खड़े नहीं हुए। ये राजनीति बेटियों का मामला है, बेटियों के सम्मान की बात है। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, देश की बेटियां हैं और इनके साथ अन्याय होगा, हमको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। बेटियां बेटियां होती हैं। अब राजीव रंजन जी से पहले मुझे रामकृपाल जी के पास जाना पड़ेगा। ऐसी सजा मिले जो नजीर पेश हो, लेकिन नजीर पेश कौन करेगा? कौन नजीर पेश करेगा? केंद्र सरकार जब पहलवान महिला को घसीटेगी, वहां पे नजीर पेश हुई। अब जब नेताजी को नजीर पेश करनी चाहिए थी तब उन्होंने कह दिया था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब नेताजी को नजीर पेश करनी चाहिए, अरे सुन तो लीजिए, जब नेताजी को नजीर पेश करनी चाहिए थी तब उन्होंने कह दिया था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वे नजीर पेश करनी चाहिए। भाई ये जिम्मेदारी तो आप पर भी आई थी, आप कर लेते। खैर रामकृपाल जी पर आपने सवाल किया है तो मैं उनका जवाब लेता हूं। मैं तो केवल इन लोगों से ये पूछ रहा हूं, कृपया ये बता दें कि निर्भया से लेकर के जितने आप लोगों ने नाम गिनाए हैं, किस केस में कहा गया कि आत्महत्या है? आप कृपया बता दें, कि किस हत्या को, इस तरह की किसी हत्या को ऑफिसर लेवल पर आत्महत्या कहा गया था क्या? आप बताइए पहले, एक भी उदाहरण बताइए। छत विक्षत, और किस केस में 2.5 घंटे तक किसी के मां को लाश देखने नहीं दिया गया? अगर दूसरा उदाहरण बताइए। हाथरस की बेटी के साथ नहीं खड़े, उन्नाव की बेटी के साथ नहीं खड़े हुए। ये बेटियां हमारी हैं, पश्चिम बंगाल की बेटी भी हमारी है। अगर उसके साथ जो अन्याय हुआ है, मैं कह रहा हूं ऐसी सजा मिले तो नजीर पेश हो। अरे जब मैं वही कह रहा हूं, आप अनुराग भदौरिया मेरी बात को बाईपास कर दे रहे हैं। जब नजीर पेश करने की जिम्मेदारी, जब ये सौभाग्य आपको मिला था तब आपने कह दिया लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब आप दूसरों के नाम पर पर्ची फाड़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं नजीर पेश होनी चाहिए, बट मैं ये याद भी तो दिला दूं कि जब ये आप पर आया था तो आपने भी नजीर पेश नहीं की थी। चलिए राजीव रंजन, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज रक्षाबंधन पर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम मांग की बजाय राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग जी, जी ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई है तो मैं अपनी बात शुरू करूं। अनुराग भदौरिया जी, राजीव रंजन को बोल लेने दीजिए। आपकी बात कन्वे हो गई सर, हमको एक साथ खड़े होना चाहिए, हो गया जी। नजीर पेश होनी चाहिए, हो गया। देखिए जी, आपकी वो सारी बहनें भी ये डिबेट देख रही हैं जिनकी राखियां आप बांध कर आए। शांत हो जाइए, अपनी बारी पे बोलिएगा। बिल्कुल सही, नजीर पेश करो ना हिंदुस्तान जी जी जी। राजीव रंजन, देखिए, देश के अनेक राज्यों में बलात्कार की घटनाओं की चर्चा अनुराग भदौरिया या टीएमसी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं, शुभंकर भट्टाचार्य जी। बलात्कार या आपराधिक घटनाएं देश में कहीं भी हो, मानवता शर्मसार होती है। फर्क क्या है ये समझने की जरूरत है। आप बिहार का नाम लीजिए, बिहार में भी कोई घटना घटेगी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ होंगे। लेकिन जो चरित्र पश्चिम बंगाल के राजनीति का उभर कर आया है,
ये चिंता का विषय इसलिए है कि ये अपराध पुलिस और राजनीतिज्ञों का जो ये संगठित जो ये त्रिकोण है, ये शर्मिंदगी और हैरानगी पैदा करने वाला है। आज संजय राय जैसे लोगों को, जिसको पुलिस में किस तरह से एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर लाया गया और उसका कैसे रसूख बढ़ा, कैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा बना, वहाँ से वेलफेयर ग्रुप का हिस्सा बना, सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड जो पुलिस का है उसका वो मेंबर बना, वहाँ से वो धौंस जमाता रहा अधिकारियों पर, और बार बार जिस अस्पताल में ये वारदात हुई है उस अस्पताल में उसको पोस्टिंग मिलती रही, और वहाँ उस पर अनेक आरोप हैं इसके पहले से भी, जहाँ वो दलालों के साथ अस्पताल में लोग जो जाते थे बेड के लिए या मुफ्त की जो भी सेवाएं हो सकती हैं उसके एवज में वो पैसे लेने के उस पर आरोप लगे। उसकी पत्नी ने हिंसा का आरोप लगाया। इतने तरह के आरोपों के बाद भी वो बदस्तूर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता रहा, और इसकी परिणति क्या है? ये सच है कि रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप पूरे देश में वारदातें जब भी हुई हो, लेकिन ऐसा शर्मनाक कोई वाकया बता दीजिए जब इतने जघन्य कांड को पुलिस आत्महत्या का नाम दे, एक बेटी जिसके साथ ऐसी घटना घटी, ऐसी लोमहर्षक, ऐसे अमानुषिक हत्याकांड के बाद उसके माता पिता को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा हो, और जिस तरह से शुरुआती तौर पर वहाँ साक्ष्य मिटाने की कोशिशें हुई और जिस तरह से आधी रात में बड़ी संख्या में लोग गए और वहाँ सबूत मिटाने की कोशिश हुई, इससे बिल्कुल साफ है कि पॉलीग्राफी का क्यों उसकी जरूरत सीबीआई को आई है। ये बताया जाना कि एक व्यक्ति सक्षम है इतने बड़े जघन्य कांड को अंजाम देने के लिए, परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं। निसंदेह ये गैंगरेप है, कई लोग शामिल हैं, पॉलीग्राफी से वो चेहरे भी सामने आएंगे, और इन चेहरों को बचाने के लिए अगर टीएमसी कोई अगर काम कर रही है तो इसका सच जनता को जानने का अधिकार है। और निसंदेह पश्चिम बंगाल में जनता स्वतः जिस तरह से इसका संज्ञान लेकर उबल कर सड़कों पर आई है जी, केवल राजनीतिक दलों का विरोध नहीं है, जनता सड़कों पर है, इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं लाता हूं अनुराग भदौरिया, आपको लाता हूं। अभी मेरे पास 2 गेस्ट बचे हुए, उनके पास जाने दीजिए क्योंकि समय की भी सीमा है। चित्रा बाथम हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया आपके साथी चित्रा बाथम जी ये कह रहे हैं कि सरकार को नजीरें पेश करनी चाहिए, सरकारों को नजीर पेश करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है इस देश के अंदर, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई हैं। तो इशारा वो आपकी तरफ भी कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी नजीर पेश कर देते तो फिर आज वो योगी जी पर सवाल नहीं उठा रहे होते, वो बाकी राज्य सरकारों पर सवाल नहीं उठा रहे होते। इसके लिए नजीर तो कांग्रेस ने पेश नहीं की। अनुराग जी, यहाँ पे काफी सारे सवाल खड़े किए गए हैं और काफी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और इसीलिए आप मुझे जरूर थोड़ा वक्त दें ताकि मैं एक एक करके हर किसी का जवाब दे सकूं। जी। आप नजीर की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली 2012 में जब निर्भया हुआ था तब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीए की सरकार के वक्त निर्भया के इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली जब निर्भया हमारे साथ नहीं रह पाई तो उनको यहाँ पे जब वापस लाया गया तो पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ में उनको क्रीमेट किया गया, और राहुल जी ने उनके परिवार को संभाला और उनके भाई को पायलट भी बनाया। दूसरी बात एक मिनट मैं बता रही हूँ ना, एक मिनट प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। जी जी। प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले के प्राचीर से ये कह तो जाते हैं कि बहुत आउटरीच हो रहा है, बट आप देखेंगे कि 2014 से लगातार कोई आउटकम नहीं हो रहे हैं रेप्स के नंबर में कमी आने के लिए। यहाँ पे हाथरस और यूपी की तो बात हो ही रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको महाराष्ट्र ले जाना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ। पिछले 1 महीने में महिला बाल विकास कल्याण मंत्री उनके ही जिले में 3 ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अभय की बात हुई है वैसे ही एक अपराध वहां पे भी हुआ है, और वो तो पॉस्को एक्ट उस नराधम पे लगा हुआ था और उसको बेल मिली हुई थी, और उसके बाद बाहर निकलने के 2 दिन बाद उसने उस लड़की को 19 वर्षीय लड़की को उसने हाथ पैर काट के उसने फेंक दिया था। तो ये एक सिस्टम फेलियर है जो हम 2014 से देख रहे हैं, लगातार ये सिस्टम फेलियर होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत हाथरस की बात हो रही है और एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाथरस के मामले में कोई विक्टिम के बयान होने के बावजूद
कोई रेप और मर्डर के चार्जेस चारों लड़कों के ऊपर फ्रेम नहीं हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2.5 साल केस चलने के बावजूद उसमें से 4 में से 3 लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और एक जिसके ऊपर जो लगा है चार्जेस वो भी SC/ST एक्ट के अंडर में नजीर पेश बलात्कारियों के खिलाफ नजीर, हत्यारों के खिलाफ नजीर पेश करने की बात हो रही चित्रा बाथम जी, ये बातें तो आपने ठीक बताई, इसके लिए अप्रिशिएट किया जा सकता है यूपीए की सरकार को, लेकिन बलात्कारियों को डराने के लिए, उनके हौसले पस्त करने के लिए क्या नजीर पेश की? मेरी बात, हाथरस कांड में बच्ची को रात के 2 बजे घासलेट डाल के फूंक दिया गया था उसके फैमिली के कंसेंट के बगैर। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और ये सबसे घटिया एग्जांपल है। और 2014 से लेके आज तक लगातार बढ़ती आ रही है केसेस। क्यों? क्योंकि जैसे प्रियंका जी ने बोला कि पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर है। आप कोर्ट जाने की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। और ये उन्होंने किसके बारे में बात की है? एक चाइल्ड रेपिस्ट और मर्डरर को रिहा करने के या उसको कंडोलेंस देने के बारे में भाई चित्रा जी, सिस्टम केंद्र के हाथों में 11 साल से है, उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में बमुश्किल 7-8 साल से। आप मुझे ये बताइए कि 55 साल तो सरकार आपकी रही है इस देश में, तो इसीलिए 11 साल कम होते हैं क्या? देखिए, जिस हिसाब से 2014 से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो तो शायद 60 साल में भी इतने नहीं हुए थे। आप एनसीआरबी का डेटा लेके चेक कर लीजिए, टॉप 3 स्टेट्स कौन है? किया है, डेटा भी चेक किया मैंने जी। राजस्थान और महाराष्ट्र आता है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, आंदोलनकारी छात्रों को टीएमसी नेताओं की धमकी मिली है। टीएमसी के सांसद और विधायक उनको धमकी दे रहे हैं। सीएम ममता को बदनाम करने की साजिश है, ये टीएमसी कह रही है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती का बयान भी हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे ऐसा करने वालों के। अब ये बयान सुनिए आप। अब चक्रवर्ती साहब, शुभंकर भट्टाचार्य साहब, ये उदयन घोष साहब क्या कह रहे हैं? तो मंत्री हैं सरकार में, कह रहे हैं कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे। ये किस तरीके की भाषा है? आंदोलनकारियों को आप धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम टीएमसी के कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ देंगे सबके। तो ये गुंडागर्दी की जरूरत पड़ क्यों रही है जब जांच चल रही है? तो देखिए, मैंने आपको जब ये शो शुरू हुआ था, मैंने उसी समय कह दिया कि यहाँ पे बातों की अगर हम लोग खाल उतारना शुरू करें तो भाई उसमें तो बीजेपी के भी नेताओं का बिल्कुल बहुत बड़ा एक हुजूम है, जिन्होंने कब क्या क्या कहा वो मैं बता सकता हूँ। आप थोड़ा खंगाल लीजिएगा। कुलदीप सेंगर बहुत बड़े नेता थे बीजेपी के, उन्होंने जिस समय जो पूरे विक्टिम के परिवार को मरवा दिया, उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि ये तो मेरे पास पैसे के लिए आते थे। बोला था भाई, और दिखाया भी था हमने, लेकिन सवाल ये कि आप उनकी आलोचना नहीं कर रहे। टीएमसी के जो मंत्री और कार्यकर्ता हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं कुलदीप सेंगर को क्लीन चिट कब दे रहा हूं? मैं समझ गया। अरे सर मैं समझ गया कि मैंने गलत तरफ उंगली कर दी, वो थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन अब जेडीयू के बारे में तो बोल सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये ट्रायलॉजी और ये सब चल रहा है। मैं उनके बारे में बता दूं, प्लीज हमको बता दें, कौन सी चर्चा में बैठकर आपने कभी भी बताया कि उस बच्ची के साथ, 9 वर्षीय की बच्ची के साथ जो रेप हुआ वो जघन्य अपराध है? ये आपने कब माना? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सब कुछ बताया गया है, सब पर चर्चा की गई है। धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल यह है जिस पर शुभंकर भट्टाचार्य जी कुछ नहीं कह रहे हैं कि अगर वहां प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कुछ हो जाता है तो क्या ये टीएमसी के मंत्री जिम्मेदार नहीं होंगे जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं? उठाओ, मैं आपकी तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा। अनुराग मुस्कान जी, सबसे पहले तो ये टीएमसी के बारे में इनके जो प्रवक्ता है या पता नहीं उससे कंसर्न रख के बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि बिहार का नाम ये बराबर ले रहे हैं जो 9 साल की बच्ची के साथ ये आरोप हुआ है बलात्कार का, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका है। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के जैसा उसका डीएनए टेस्ट की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम उसको बचाने के लिए नार्को टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। मूल कारण तो यही है ना, ऐसी चीजों को बढ़ावा इसी तरह के बयानों से मिलता है।
अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे किसी तरह का एफआईआर करने में के लिए थानों में, तो आपको वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं से परमिशन लेनी होगी। बलात्कार की घटनाएं इससे बढ़ती है। विपक्ष के ऐसे बयान जो उस्कावा देते हैं, जो अपराधियों को बचाने के लायक होते हैं, उससे ये सब चीजों की बढ़ती है ये। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको इतने ही सजिंदा है इन सब चीजों पर, इनको क्षेत्र में मत बांटिए, इनको आप दलों में मत बांटिए। आप इनको क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में महिलाओं और बेटियों के प्रति सम्मान नहीं है। अगर सरकार निकम्मी है, अगर सरकार महिलाओं और बेटियों की रक्षा करने में असक्षम है, तो क्यों नहीं ऐसी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए? क्यों नहीं ममता बनर्जी पर एफआईआर होना चाहिए? क्यों नहीं उस प्रिंसिपल पर एफआईआर होना चाहिए? बात यहाँ पे आती है। एक साधारण मैं तो बहुत समय से सवाल उठा रहा हूं कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। बहरहाल डिबेट का समय मेरा खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बेटी को बहुत जल्द से जल्द न्याय मिले, बहुत जल्द से जल्द इस मामले में जांच पूरी हो। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी सिर्फ मछलियां पकड़ी जा रही हैं, इसके पीछे जो मगरमच्छ हैं वो भी ना बचने पाए, वो मगरमच्छ भी पकड़े जाएं। इस उम्मीद के साथ आज ताल ठोके में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे इसी तरीके से ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।